दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे कई अपराध हुए हैं जिन्होंने हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें अंदर तक हिला देती हैं। आज हम बात करेंगे निठारी कांड की। दरअसल दिसंबर 2006 से पहले नोएडा के निठारी गांव के बारे में किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन 2006 दिसंबर महीने में हमारे देश के सभी न्यूज़ चैनलों ने इस जगह को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक नाम था और वो था निठारी। दरअसल वहाँ एक ऐसी भयावह घटना घटी जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। यह कहानी सिर्फ अपराध की ही नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की असफलता और समाज के अंधेरे कोनों में पनप रहे दूषित समाज की है। तो हो जाइए तैयार इस खौफनाक सफर पर चलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष संधू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्राइम स्टोरीज पर। निठारी हत्याकांड एक ऐसा सनसनीखेज और दर्दनाक हत्याकांड था जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनको फांसी की सजा भी सुना दी गई। 15 मामले उनके खिलाफ नामजद किए गए, लेकिन फिर 18 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। पुलिस की टीम छानबीन में लगी थी। कोठी नंबर D5 के पीछे गंदे नाले से एक के बाद एक पॉलिथीन की बोरियां बाहर आ रही थी, जिनके अंदर थी मासूम बच्चों के नर कंकाल, खोपड़ियां और शरीर के टुकड़े। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था, माओ का दिल धड़कना भूल चुका था। आखिर यह किस नर पिशाच का काम था? क्या माजरा था? धीरे धीरे हड्डियों के ढेर ने पहाड़ का एक रूप ले लिया, पर पॉलिथीन से भरे कंकाल एक के बाद एक सामने ही आते जा रहे थे। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था। अपने आंचल के फूलों की इस दुर्गति को देखने के बाद भी मजबूर माँ बाप को कानून पर भरोसा था, उन्हें विश्वास था। वे जानते थे भले ही देर हो, पर अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वे अपराधियों को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहते थे। 18 साल तक इंसाफ के इंतजार में उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा था, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने उनको अंदर तक तोड़कर रख दिया। आखिर क्या है वह खबर? 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग कोठी नंबर D5 पर फिर से पत्थरबाजी करने लग गए? आइए बिना समय गवाए बेरहमी की सारी हदें पार कर देने वाली इस अपराध की सनसनीखेज कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी है 2005 की और कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक मोनिंदर सिंह पंडेर और दूसरा उनका केयरटेकर सुरेंद्र कोहली। मोनिंदर सिंह पंडेर 2005 में नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास ही D5 नंबर की एक कोठी खरीदी थी। उनका अपना परिवार काफ़ी इलाइट क्लब से था। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन उन्होंने नोएडा को अपने रहने का ठिकाना बनाया था। वजह थी नोएडा में उनकी एक कंपनी जिसकी देखरेख उनकी जिम्मेदारी थी। मोनिंदर सिंह पंडेर काफ़ी पढ़े लिखे और सभ्य दिखने वाले हाई प्रोफाइल आदमी थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल फॉलो करते थे। उनकी इस कोठी में बड़े बड़े रसूखदार लोगों और जाने माने पॉलिटिशियन का आना जाना लगा रहता था, जबकि वे ज़्यादातर काम के सिलसिले में विदेश में भी रहा करते थे। मोनिंदर सिंह पंडेर खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे, लेकिन परिवार से दूर नोएडा में अकेले रहने के कारण उन्हें खाना आदि बनाने के लिए एक सहायक की जरूरत थी। दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था और सन 2000 में यह मासूम सा दिखने वाला आदमी उत्तराखंड से दिल्ली आ गया। यहाँ वह एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था, जहाँ से उनका संपर्क मोनिंदर सिंह पंडेर से हुआ और ब्रिगेडियर द्वारा उसकी तारीफ करने पर मोनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र कोहली को अपने पास बुला लिया। मोनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र को रहने के लिए कोठी की छत पर ही बना हुआ एक कमरा दे दिया था, लेकिन मोनिंदर सिंह पंडेर को फैक्ट्री के काम से ज्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता था। इसलिए सुरेंद्र कोहली मालिक की तरह इस आलीशान कोठी में ऐश करता था। मोनिंदर सिंह पंडेर एक अयाश किस्म के इंसान थे, जिसके कारण उनकी कोठी में कॉल गर्ल्स का अक्सर आना जाना लगा रहता था और कई बार कॉल गर्ल्स का इंतजाम करने में सुरेंद्र कोहली भी मालिक की सहायता करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। लोगों ने अनुभव किया था कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के पास से अक्सर ही बच्चे गायब हो जाते थे और कमाल की बात यह थी, कभी भी कोई हाई प्रोफाइल बच्चे की गुमशुदगी नहीं पाई गई। गुमशुदा सभी बच्चे गरीब परिवारों के थे। उस जगह विकास का कार्यक्रम जारी था, लेकिन अभी यहाँ रहने वालों की देखरेख के लिए रेजिमेंट एसोसिएशन आदि का निर्माण नहीं हुआ था। किसी को भी कोठी पर कोई शक नहीं था। माँ बाप बच्चे गायब होने की सूचना पुलिस को देते, पर पुलिस कोई खास कदम नहीं उठाती, क्योंकि पुलिस का मानना था कि माँ बाप अपने बच्चों की गलत उम्र लिखवा रहे हैं। गायब होने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़कियां ही थी, इसीलिए पुलिस को लगता था कि वह किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई होंगी या फिर खुद ही वापस घर आ जाएंगी। लेकिन लोगों का ध्यान कोठी पर जब गया
जब 29 दिसंबर 2006 में एक महिला जो घरों में चौका बर्तन का काम करती थी, काम की ज़रूरत पड़ने के कारण काम की बात करने के लिए मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी पर पहले से ही साफ सफाई का काम भी किया करती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसने ये नौकरी छोड़नी पड़ी थी। बच्चा होने के बाद फिर से उस कोठी पर काम करना चाहती थी, इसीलिए इस लालच में आकर काम मिल जाएगा वह कोठी पर गई। लेकिन उस दिन के बाद से वह महिला कहीं भी दिखाई ही नहीं दी, उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। उसकी जान पहचान और परिवार वालों ने उसको बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली, तो परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके घर वालों को शक था कि वह कोठी से बाहर ही नहीं आई है। लेकिन इस मामले ने एक नया मोड़ तब लिया जब 2006 में ही पायल नाम की एक लड़की लापता हो गई, और यह खबर ऐसी थी जिसने एक नया पिटारा खोल दिया, और वो भी ऐसा जो सबकी कल्पना से परे था। रिक्शे वाले ने अपनी गवाही में बताया कि पायल उसके रिक्शे में बैठकर मोनिंदर सिंह पंडेर की इसी खूनी कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रुकने को कह वापस आकर पैसे देने की बात कही थी, लेकिन काफी देर बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाले ने पैसों के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल तो काफी देर पहले से ही यहाँ से जा चुकी है, जबकि रिक्शे वाला कोठी के सामने बैठा हुआ था। उसने पायल को निकलते हुए नहीं देखा था। उसे शक हुआ और उसने यह बात तुरंत पायल के घर वालों तक पहुंचा दी। पायल के पिता नंदलाल ने आनंद फानंद में FIR लिखवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी कोठी से ही गायब हुई है। पायल के पिता पुलिस पर दबाव बनाने लगे तो पुलिस ने गौर किया कि इस घटना से पहले ही निठारी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस को मामले में गंभीरता नजर आई और कुछ बड़ा घपला होने के अंदेशे से पुलिस आनंद फानंद में एक्शन में आ गई। पुलिस ने कोठी D5 पर छापेमारी की और जब ये कोठे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने वहां पर काफी ज्यादा शराब की बोतलें और आपत्तिजनक तस्वीरें फैली हुई मिली। पुलिस को जांच में कोठी के अंदर पायल का फोन और पायल के कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने उस नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पुलिस को मुंबई से लेकर और भी तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई तो मोनिंदर सिंह पंडेर और कॉल गर्ल्स के संपर्क से जुड़े काफी सुराग बाहर आ गए, लेकिन जांच में इसके सिवा कोई भी ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अपराध अपना पता खुद देता है। पुलिस के साथ ही लोकल लोग भी अंदर आ गए थे। लोगों ने देखा कि कोठी के ठीक पीछे वाली जगहों पर नाले में काफी मात्रा में पॉलीथीन की बोरियां पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहां पर तफ्तीश करने से पुलिस को शक बढ़ गया तो उन्होंने तुरंत नगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाकर उन बोरियों को निकलवाना शुरू कर दिया। और जब उन बोरियों को निकलवाकर खोलकर जांच की गई तो जांच के बाद पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए, क्योंकि उन बोरियों में बच्चों के नरकंकाल, कुछ बोरियों में बच्चों की खोपड़ियां थी, कुछ में हड्डियां और बहुत से स्कूल बैग भी बरामद हुए थे। कोठी के पीछे नाले में यह बोरियां दूर तक फैली पड़ी थी और उनमें से हड्डियों के निकलने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच CBI को सौंप दी। इस जांच में एक मासूम से दिखने वाले एक ऐसे आदमखोर नरपिशाच का राज सामने आया जिसने एक नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर दरिंदगी की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। जांच में DNA सैंपलिंग की गई थी जिसका मिलान उन पीड़ित परिवार के लोगों से करवाया गया जिन्होंने बच्चे गायब होने की कंप्लेंट करी थी, और उसके बाद सारे केसेस सामने आ गए। 8 फरवरी 2007 को CBI की स्पेशल कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिनों के लिए CBI की कस्टडी में भेज दिया। एक बार 2007 को इस दरिंदे अपराधी सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपना बयान दर्ज करवाया जिसमें उसने कबूल किया कि वह गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को बुलाकर उन्हें गला घोट के मार देता और फिर उनके निर्जीव शरीर के साथ दुष्कर्म करता। इसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता, और इतना ही नहीं, वह कई बार उन मासूमों की लाश के चुनिंदा टुकड़ों को पकाकर खाया भी करता और बाकी कोठी के पीछे नाले में बहा देता था। उसने यह भी कबूल किया कि उसकी इस दरिंदगी की जानकारी उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर को नहीं थी। उसने कबूल किया कि जब उसके मालिक कॉल गर्ल्स के साथ कमरे में रात गुजारते थे तो वह उन्हें छुपकर देखता था और अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए कॉल गर्ल्स के पास जाता तो शारीरिक शक्ति कमी होने के कारण कॉल गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती थी, जिसके बाद उस पर हैवानियत सवार हो जाती थी। इसीलिए उसने खुद को संतुष्ट करने का वहशतनाक तरीका ढूंढा। निठारी कांड में CBI ने अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि मोनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए और इनमें से 3 मामलों में कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। आइए सिलसिलेवार तरीके से जाने इस केस में कब क्या हुआ। दिसंबर 2006 को कोठी D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली गिरफ्तार किया गया। 30 दिसंबर को छापेमारी में कोठी के पीछे नाले में बच्चों के कंकाल मिले। 5 जनवरी 2007 को यूपी पुलिस दोनों अपराधियों को नार्को परीक्षण के लिए गांधीनगर लेकर गई
जिसके बाद ठीक 10 जनवरी को सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने मकान के निकट नरकंकाल और हड्डियां बरामद की। 12 जनवरी मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली ने सीबीआई द्वारा देर तक पूछताछ की गई, जिसके बाद 20 जनवरी को यूपी सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद 8 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पंडेर और कोहली को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया, जहां 28 फरवरी को सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में ACMM में अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया। इन बयानों की वीडियोग्राफी भी की गई। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। किचन में बनाया था? हाँ जी। जिसके बाद 22 मई 2007 को सीबीआई ने गाजियाबाद की इस वहशतनाक मामले का पहला आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें मोनिंदर सिंह पंडेर पर हल्के इल्जाम लगाए गए, जबकि सुरेंद्र कोहली पर अपहरण और हत्या के आरोप लगाए गए। जिसके बाद 13 दिसंबर को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई ने मोनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 2 किशोरियों से तथा उनकी हत्या के मामले में आरोप तय किए। 12 जनवरी 2009 में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पंडेर और कोहली को अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया। वहीं 13 फरवरी 2009 को निठारी में सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षीय रिम्पा हलदार के साथ रेप और उसकी हत्या के लिए विशेष अदालत ने पंडेर और कोहली को मौत की सजा सुनाई। 4 मई 2009 कोहली को आरती प्रसाद की हत्या का दोषी पाया गया और 12 मई को दूसरी बार मौत की सजा सुनाई गई। 28 सितंबर 2009 को फिर से कोहली को मजदूर पप्पूलाल की 8 वर्षीय लड़की रचना लाल की हत्या के जुर्म में तीसरी बार मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही तारीख 22 दिसंबर 2009 को कोहली को चौथी बार मौत की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर को सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। 24 जुलाई 2014 को सुरेंद्र कोहली ने मोनिंदर सिंह पंडेर के 20 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या और बलात्कार के प्रयास में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया। इस तरह सभी मामले में सुनवाई और फैसले के चलते चलते 18 वर्ष का लंबा समय बीत गया। मासूम बच्चों के अभिभावक अभी दिल पर पत्थर रखकर धैर्य से इंसाफ का इंतजार कर ही रहे थे। उनका अचानक धैर्य उस पल जवाब दे गया जब 16 अक्टूबर 2023 को खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैश्य सुरेंद्र कोहली और अय्याश मोनिंदर सिंह पंडेर को इतने संगीन इल्जाम से बरी कर दिया है। कोई भी इन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अदालतों द्वारा सुरेंद्र कोहली को 10 से अधिक मामलों में पहले से ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। वहीं मोनिंदर सिंह पंडेर को 3 मामलों में फांसी की सजा मिली थी और फिर वो भला कैसे बरी हो सकता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर नोएडा में इस हत्याकांड के पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने इस फैसले के प्रति अपनी नाराजगी दिखाते हुए अदालत से स्पष्ट प्रश्न किया, अगर इन दोनों अपराधियों ने उनके बच्चों को नहीं मारा तो उनका कातिल कौन है। उनका मानना था कि 17 साल धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने दोनों अपराधी मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों से बरी करते हुए इस फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि सीबीआई ने इस केस की शुरुआत में मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली दोनों पर हत्याकांड का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में इस मामले में सुरेंद्र कोहली को ही आरोपी बनाया गया और सारा दोष उसी पर ही मढ़ दिया गया। अदालत के अनुसार केस से संबंधित सभी कंकाल पुलिस को नाले से मिले थे, जो निठारी में बनी कोठी D5 और D6 दोनों की ही सीमाओं पर थे। साथ ही इस केस में एक भी कंकाल की बरामदगी मोनिंदर सिंह पंडेर के घर से नहीं हुई थी, जिसमें शवों के धड़ गायब थे और शक जताया गया कि यह मामला मानव अंगों की तस्करी का भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों का अंग प्रत्यारोपण की बेहद मांग रहती है। साथ ही शवों को जिस तरह से काटा गया था उसमें किसी अनुभवी डॉक्टर के शामिल होने की आशंका थी। मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी D5 के ठीक पड़ोस में D6 में रहने वाले डॉक्टर अमित, जिन्हें मानव तस्करी के अवैध कारोबार के रूप में पकड़ा भी जा चुका था, उनका बयान पुलिस द्वारा कभी लिया ही नहीं गया। शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अमित ने यह शक भी जताया था कि एक शव को सड़ने में 3 महीने का समय लगता है और पूरी तरह से सड़ने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। अगर कुछ बच्चे 1 साल पहले गायब हुए थे तो उनके शवों की हड्डियां आखिर क्यों मिल रही थी। याद रहे कि इस केस में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर ने कत्ल के मामलों की बात खुद कबूल करी थी और जांच में सामने भी आया था कि 19 बच्चों और महिलाओं के साथ हत्या और बलात्कार किया गया था। पुलिस जांच में कोहली ने नरभक्षण की बात भी कबूली थी। दरअसल हमारा कानून सबूत मांगता है और इस केस में 3 ऐसी चीजें थी जिसका फायदा कोहली के वकीलों को मिल गया। आइए जानते हैं हमें 3 चीजें क्या थी। सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही और अपराधियों के बयानों के टेप का गायब होना, फोरेंसिक सबूतों की कमी। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अभी न्याय के दरवाजे बंद नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी पीड़ितों के लिए खुला हुआ है। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर पर आए हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव का कहना है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने फांसी की सजा पर मोहर लगाई थी।
ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला हैरान कर देने वाला है। इन सब के बीच सबके दिमाग में अब यही सवाल है कि अगर ये दोनों कातिल नहीं है तो उन मासूमों की हत्या किसने की, बेरहमी से उनके साथ दुष्कर्म और फिर टुकड़े टुकड़े किसने करे। आखिर इस घिनौने कृत्य का जिम्मेदार कौन है? फैसला आप करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी नज़र में सही क्या है। आपके अनुसार इन आरोपियों का अगर गुनाह साबित हो जाता है तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे फिर किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।